तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि वाइफ जो है जब डोमेस्टिक वायलेंस का केस अपने हस्बैंड के अगेंस्ट फाइल करती है तो वो जनरली वो प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है, रेजिडेंस ऑर्डर ले सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बीइंग अ काइंड ऑफ वन साइडेड लॉ, तो इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में 2-3 प्रोविजन और भी दे रखे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर रिलीफ दैट कैन बी क्लेम्ड बाय द वाइफ अगेंस्ट द हस्बैंड, और जो जनरली करती है तो रहता है आपके अगेंस्ट सेक्शन 20, जिसे हम बोलते हैं कि मॉनिटरी रिलीफ। अब मॉनिटरी रिलीफ क्या होता है? दैट इज़ रिलेटेड टू प्योरली मनी रिलेटेड ऑर्डर, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट क्लेम करती है। तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 20 एंड सेक्शन 22 मॉनिटरी रिलीफ में दो चीज़ें आती हैं, एक मेंटेनेंस से रिलेटेड, उसके लॉस ऑफ अर्निंग से रिलेटेड, और दूसरा कंपनसेशन। एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो सेक्शन 20 में दी हुई हैं। फर्स्ट इज कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की वजह से इफ़ देर इज़ एनी लॉस टू दी अग्रीव्ड पर्सन दैट इज़ द वाइफ जनरली, तो वो अपना जितना भी उसका लॉस हुआ है, जो मनी लॉस है जिसकी वजह से उसकी जॉब छोड़नी पड़ गई, या फिर उसको कहीं कोई बिज़नेस कर रही थी वो बिज़नेस नहीं कर पाई, तो वो सारा जो मॉनेटरी रिलीफ है, बेसिकली जो लॉस है, वो अपनी सेक्शन 20 की एप्लीकेशन में अपने हस्बैंड या इन लॉस से जो है वो मांगती है। पर इशू ये है कि इसके अंदर जो मॉनेटरी रिलीफ है इसके अंदर लॉस ऑफ अर्निंग की कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है। तो जनरली एज्यूम किया जाएगा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की वजह से जो भी उसको लॉस हुआ है सिर्फ वो उतना ही क्लेम करेगी। सेकंड चीज़ जो है वो दैट इज़ रिलेटेड टू दी मेडिकल एक्सपेंसेस। अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, यानी फिजिकल डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसको मेडिकल करवाना पड़ा, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो जितने भी उसके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो इसके अंदर क्लेम कर लेती है। लेकिन ट्रेंड क्या चल गया कि अब आजकल बोलते हैं कि हम तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की वजह से डिप्रेशन में चले गए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की वजह से हमें तो जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट है उनकी हेल्प लेनी पड़ी, तो उसका जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, उसकी दवाइयों का खर्चा, अगर कहीं एडमिट हुई है तो वो भी इसी सेक्शन 20 के अंडर में जनरली वाइफ जो है वो क्लेम करती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, क्योंकि फिजिकल, मेंटल या फिर जो फाइनेंशियल है, वो तीनों चीज़ों में अगर आप देखोगे तो वाइफ की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो या तो बोलेगी कि मेरी प्रॉपर्टी है, या फिर उसका स्त्रीधन हुआ, या फिर उसके जो ज्वेलरी है, या उसके कोई और आर्टिकल है। अगर वो आर्टिकल्स और जो ज्वेलरी है या फिर जो उसकी स्त्रीधन है, अगर उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, या फिर उसको छुपा लिया जाता है, या उसको नहीं दिया जाता है, या फिर उसको किसी तरीके से डैमेज कर देते हैं, तो इन ऑल दीज सिचुएशंस बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 20 इटसेल्फ, उसी एप्लीकेशन के अंदर में, वो इनकी वजह से जो उसको लॉस हुआ है वो भी अपने हस्बैंड और इन लॉज के अगेंस्ट क्लेम करती है। अब इसमें भी फिर वही बात है कि इसके अंदर भी बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दे रखी है, आर्टिकल्स के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है कि भाई कौन सा आर्टिकल जो है ये माना जाएगा इसका है, और कौन सा आर्टिकल माना जाएगा जो हस्बैंड का है। कुछ चीज़ें आपकी जॉइंट कस्टडी में होती हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ चीज़ें जो है विच आर एक्सक्लूसिवली ऑफ दी वाइफ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बहू है घर की, वो बोलती है कि जो ज्वेलरी सास के पास रखी हुई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सास अपने टाइम पे उसको लेके आई थी या नहीं लेके आई थी, या उसने पहले पैसे जोड़ जोड़ के वो जो ज्वेलरी है उसको इकट्ठा किया था, वो जनरली बोलती है कि ये ज्वेलरी भी मेरी है। अब दिस इज़ अ मैटर ऑफ ट्रायल, ये ट्रायल खत्म होने के बाद भी डिसाइड होता है जनरली कि भाई इसके अंदर जो चीज़ है वो बोल रही है कि मेरी है और इसको डैमेज किया गया है, वो ट्रायल के टाइम पे अगर प्रूव कर पाती है तो जनरली तभी ही उसको ये ऑर्डर मिलता है। बट स्टिल इन मोस्ट ऑफ द केसेस एप्लीकेशन फाइल होती है, उसके ऊपर रिप्लाई आता है और उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट और जो गवाहियाँ हैं वो चलती हैं। सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस का क्या है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी में होता था, विच हैज़ बीन कन्वर्टेड टू 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब इसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सेक्शन 20 में ही मेंटेनेंस का जो प्रोविजन है वो दे रखा है। अब यहाँ का जो क्राइटेरिया है और जो आपका 125 सीआरपीसी में जो क्राइटेरिया होता था मेंटेनेंस का, बोथ आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है? वहाँ ये था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कि आज की तारीख में अगर द वाइफ इज़ नॉट एबल टू अर्न, सेकंड द हस्बैंड हैज़ सफिशिएंट मीन्स टू अर्न, और तीसरा दैट ही इज़ नॉट मेंटेनिंग हर, तो वहाँ इस कंडीशन में जो है वो अपना मेंटेनेंस है उसको क्लेम करती है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए द ओनली ग्राउंड दैट इज़ गिवन इज़ कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसकी वजह से उसको मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। अब यहाँ क्राइटेरिया क्या है? जस्ट एंड फेयर अपॉर्चुनिटी, जस्ट एंड फेयर प्रोविजन होना चाहिए। जस्ट एंड फेयर प्रोविजन तो हमारा जो मेंटेनेंस है 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसमें भी है। जिस जस्ट एंड फेयर प्रोविजन की हम बात कर रहे हैं दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 20 सब क्लॉज 2। ये कहता है कि जस्ट एंड फेयर प्रोविजन के साथ साथ में वो ऐसा होना चाहिए जो वाइफ जिस लाइफस्टाइल को हस्बैंड के साथ रहते हुए जनरली जिसको इंजॉय कर रही थी, उसको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के जो आदत पड़ गई है उसके हिसाब से होना चाहिए। यानी कि अगर हस्बैंड बहुत अच्छे घर में रहता है और वाइफ को सोचे कि चलो जी इसको छोटा सा 1 BHK दे दें, तो ऐसा नहीं होगा। या फिर जो पहले वाइफ हस्बैंड के साथ रहती थी, हस्बैंड इज अर्निंग लाइक 20 लाख रुपीज़ पर मंथ, तो वो कहते हैं कि उसको लगभग उसी लेवल की जो मेंटेनेंस है जनरली वो अलाउ होनी चाहिए। यहाँ क्राइटेरिया ये नहीं है कि भाई उसकी नीड कितनी है।
क्राइटेरिया ये है कि उसकी नीड के साथ साथ में ये भी देखा जाएगा कि किस तरह की लाइफस्टाइल वो पहले अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए एंजॉय कर रही थी। और छोटा सा इशू ये है कि सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की फिर से कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी है। तो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो दैट डिपेंड्स अपॉन द पार्टीज, डिपेंड्स अपॉन द लाइफस्टाइल ऑफ द हस्बैंड, डिपेंड्स अपॉन द लाइफस्टाइल ऑफ द वाइफ एंड द अदर फैमिली मेम्बर्स। तो आपका जो भी जनरली केस रहता है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर कौन से फैक्ट्स जो हैं वो फिट होते हैं और कौन सी चीज़ें होगी और कौन सी नहीं होगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उनके पास ये पावर होती है कि वो इस मेंटेनेंस को लमसम में डिसाइड करें या फिर मंथली। तो ये भी ऑर्डर किया जा सकता है कि उसकी ज़रूरत के हिसाब से आज एक लमसम अमाउंट है उसको डायरेक्शन दे दें कि भैया तुम अपनी वाइफ को दे दो, या फिर उसको मंथली कोई प्रोविज़न जो है वो उसके लिए किया जा सकता है। दैट इज अगेन गिवन अंडर सेक्शन 20 इटसेल्फ। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है मेंटेनेंस दे दी, लमसम अमाउंट डिसाइड हो गया, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ना वो एक कदम और आगे निकल गया। वो कहता है कि सेक्शन 22 में कि अगर किसी वजह से किसी लेडी यानी एग्रीव्ड पर्सन के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो गया तो वो कंपनसेशन भी मांग सकती है। जो कंपनसेशन का क्राइटेरिया है जनरली वो तो दिया नहीं हुआ, लेकिन कंपनसेशन डिमांड कर सकती है। तो इसी वजह से जब आप देखोगे कि डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल होता है तो उस सिचुएशन में वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट करोड़ों रुपए की कंपनसेशन क्लेम करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हो सकता है कि शादी जो है वो किसी एक छोटी सी धर्मशाला में हुई हो, या हो सकता है कि किसी मंदिर में शादी हुई है। बट जब डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल होगा तो उस टाइम पे बढ़ा चढ़ा के इस कंपनसेशन को लिखते हैं। ऑल दो कंपनसेशन का क्राइटेरिया नहीं दे रखा है, लेकिन अगेन मैं आपको बताऊं तो वो जो जनरली जस्ट एंड फेयर प्रोविजन है उसके हिसाब से ही इसका जो डिसीजन है वो होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारे के सारे ऑर्डर एक साथ मिल जाएंगे, यानी प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर और जो आपका मॉनेटरी रिलीफ है। तो इसके अंदर होता क्या है, जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है वो साथ में जो रेजिडेंस ऑर्डर है या फिर ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन है उसको प्रेस किया जा सकता है, और उसके साथ में जो मेंटेनेंस या फिर अर्जेंट मेडिकल नीड के लिए जो पैसे हैं उसके लिए जो ऑर्डर है वो जनरली इमीडिएटली किए जा सकते हैं, और कोर्ट अप्रोप्रिएट केसेस में करते भी हैं। और जो बाकी तरह के ऑर्डर्स हैं उसके लिए पहले ट्रायल इंक्वायरी पीरियड खत्म होगा, गवाहियाँ हो जाएंगी, उसके बाद उसको डिसाइड किया जाएगा।